सबसे पहले सबको बैठा दो। सभी हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं प्रेस के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये फिर आवाज किस स्पीकर की आ रही है? भैया कैमरा उठाओ। किसी ने अपने पैरों से तार हटा दिए हैं। आगे बस। सबसे पहले मैं अपने सभी प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। वही बहुत खुशी है इस बात की, बहुत पुराने नेता समाज में रह कर के सबसे कमज़ोर लोगों की आवाज़ लगातार बनते रहे। उनके जीवन में क्या बदलाव आए, कैसे खुशियां आए, उसके लिए लगातार संघर्ष करने वाले घोड़ा राम जी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। साथ ही साथ उनके बहुत सहयोगी साथी आए हैं। कुछ तो हॉल में आ पाए हैं, लेकिन भारी संख्या में बाहर भी हैं। हम ही ने उनसे कहा और रोका कि लखनऊ में आपकी उपस्थिति ठीक है, उतना ही ठीक है, लेकिन ज़्यादा लोगों को बुलाना नहीं है। मैं उनका धन्यवाद देता हूं। उनका बहुत लंबा राजनीतिक जीवन भी और संघर्ष करते आए हैं। जहां वो खुद संघर्ष करते रहे, वहीं उनके परिवार के सहयोगी भाई बेटे से लेकर के सब सहयोग करते रहे। आज वो भी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जहां उन्होंने शुरुआत की थी बहुजन समाज पार्टी से, और बलिया जो आखिरी है उत्तर प्रदेश का जिला, उसके बाद बिहार है, जहां पर बाढ़ से लेकर के तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है गरीब लोगों को। उनके जीवन में लगातार कैसे बदलाव आए, उसके लिए काम करते रहे हैं। मुझे खुशी है कि वो आज शामिल हो रहे हैं। साथ ही साथ वो कई प्रदेशों के प्रभारी भी रहे हैं। संगठन में रुचि रखते हैं और संगठन को कैसे और मजबूत बनाया जाए, उस दिशा में भी काम करते रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। वहीं आज के ज़माने के हिसाब से, क्योंकि ऐप पर कारोबार चलता है, कुछ ऐप ऐसे हैं कि दुनिया में लोग जान रहे हैं उनके। और अभी मैं एक बहुत छोटे सी जगह पर गया था, शुकाबाद। जब जानकारी हुई कि खाना मंगाने का ऐप वहाँ चल रहा है और 14 लोग या 14 रेस्टोरेंट्स हैं स्थान, वो उस ऐप से जुड़े हुए हैं। अगर नगर पालिका में और टाउन एरिया तक ऐप की भूमिका हो, तो मैं समझता हूँ और क्षेत्रों में भी अगर ऐप का बढ़ावा दिया जाए तो बहुत आम लोगों को सहूलियत मिलेगी और उससे लोग कारोबार भी कर रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि किसान यूनियन के नेता और उससे जुड़े हुए तमाम लोग आज मौजूद हैं, और उन्होंने अपने एक साथी के साथ फैसला लिया है कि किसान जंक्शन
जो ऐप है, मोबाइल ऐप है, उसकी आज वो शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे किसानों को उनकी सहूलियत मिल सकती है। जहां ऐप पे जाकर के बहुत किसान क्या कर सकता है। हालांकि ये काम तो सरकार को बड़े पैमाने पे करना चाहिए। मैं इस मौके पर संजीव किसान को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। राजेश चौहान जी और किसान यूनियन के नेता हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। इधर राष्ट्रीय वित्त विहीन विद्यालय प्रबंधक संघ के लोग हैं, गिरिजेश चौबे से लेकर के बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। गिरिजेश यादव भी हैं, मौर्य भी हैं, क्योंकि नाम के पीछे न जोड़ा जाए तो अच्छा समाजवादी दिखेगा। अच्छे लाल निषाद जी हैं, डॉक्टर गीता कुमारी हैं, ये भी आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इनके साथ साथ एक बहुत लंबी सूची है, जिसमें कि अगर मैं सूची पढ़ना चाहूं, अगर आप इजाजत दो तो मैं सूची पढ़ दूंगा। संतोष कुमार जी, गुड्डू यादव जी, डॉक्टर DN, श्री चंद्रभान राजभर, श्री संजीत मास्टर, धर्मेंद्र भारती जी, अरुण राजभर जी, मुन्ना कुमार, चैन प्रताप, लल्ला राम, तो मैं बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो शामिल हो रहे हैं, इनको बधाई देता हूं। मैं आखिरी में कहूँगा कि राजेंद्र चौधरी जी, सबकी सूची जितने नाम पढ़ सकते हैं आप सब पढ़ देना, उन सभी साथियों को, और कई लोग आज सदस्यता भी लेंगे। इसलिए गुरु राम जी की बहुत बहुत बधाई, उनके साथियों के सहयोगों का मैं आभार प्रकट करता हूं। वहीं देश और उत्तर प्रदेश बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। किसानों की आत्महत्या करने की खबरें प्रदेश से लगातार आ रही हैं, और देश के अलग अलग कोने से भी किसानों की आत्महत्या की सूचनाएं मिल रही हैं। और जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, कानून व्यवस्था में पूरी तरीके से सरकार असफल हुई है। हत्याएं बढ़ी हैं, लूट बढ़ी है, बलात्कार बढ़े हैं, और फर्जी इनकाउंटर की सूची बहुत लंबी है। और इतनी घटनाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, जहां सरकार के पहले दिन से कोशिश रही कि कानून व्यवस्था के सवाल पर जीरो टॉलरेंस रहेगी, वहीं जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, उत्तर प्रदेश लग रहा है कि हत्या प्रदेश बन गया है। और इन्वेस्टमेंट के बहाने, लखनऊ समिट के बहाने, कई महीनों पहले बहुत सारे उद्योगपति इकट्ठे हुए थे, बहुत चढ़ करके प्रचार हुआ था उसका। उससे भी ज्यादा प्रचार हुआ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का। इन्वेस्टमेंट क्या आया है, समिट का क्या जमीन पर उतरा है। मैं नहीं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट हो पाया है। इन्वेस्टमेंट के बहाने उद्योगपति तो बुलाए गए, लेकिन जमीन पर अभी तक कोई चीज नहीं उतरी है। और जिस समय इन्वेस्टमेंट के बारे में कहा गया था तो 70 लाख बताया था कि नौकरी और रोजगार मिल जाएंगे। आखिरकार नौकरी और रोजगार हैं कहां? जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था चरमराई है, ना प्रदेश में नौकरी रोजगार है, ना देश में नौकरी रोजगार है। इतना नौजवान कभी रोजगार के अभाव में नहीं जीवन जिया होगा जितना आज इन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जी रहा है। और आज तो लगातार देश के चाहे इकोनॉमिस्ट हों या देश के इंडस्ट्रियलिस्ट हों या देश के बारे में जो बहुत समझते हैं चीज़ों को, उनके स्टेटमेंट्स देखें तो देखें कि कहाँ जा रही है अर्थव्यवस्था। और अब तो अर्थव्यवस्था में हमारे पड़ोसी देश भी आगे निकले जा रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि बांग्लादेश बगल का देश हमारा, उसका आज पैसा आपके पैसे से आगे चला गया। आज ढाका के पैसे की कीमत ज्यादा है आपकी। कहां भारत को यह सपना दिखाया जा रहा था
कि रुपया, डॉलर, हमारा रुपया मजबूत हो जाएगा। और जिस समय कही जाती थी बातें, उस समय डॉलर कहां था, रुपया कहां था। और आज दिल्ली सरकार की गलत नीतियों के कारण डॉलर अपनी ऊंचाइयां बढ़ाता चला जा रहा है। और जब देश की बड़ी कंपनी के बड़े अधिकारी ये बात कहें, जिन्होंने सबसे देश की ऊंची प्रतिमा लगाई हो, अगर वही कहें कि मेक इन इंडिया फ्लॉप शो था, तो बताओ हम उनकी बात का यकीन करें कि न करें। और जहां तक उत्तर प्रदेश की सरकार ये कहती थी कि हमारा करप्शन के लिए 0 टॉलरेंस रहेगा, मंत्रियों का इस्तीफा देना, मंत्रियों के विभाग बदल जाना, ये साबित कर रहा है कि पिछले 2.5 साल के लगभग या 2 साल से ऊपर समय जो गुजरा है, पूरा भ्रष्टाचार में समय गुजरा है। और आने वाला समय भी जो गुजरेगा, पूरा का पूरा भ्रष्टाचार में गुजर जाएगा। इतना भ्रष्टाचार। और जो लोकतंत्र चला रहे हैं, वो लोकतंत्र चलाना चाहते हैं ईडी, इनकम टैक्स और डर से। ये डेमोक्रेसी की नई परिभाषा है। ये नए कुछ निकली हैं चीजें, डरा करके लोगों को, उनके बीच में भय पैदा कर करके, धर्म के खिलाफ नफरत फैला करके, जातियों के खिलाफ एक दूसरे को भड़का करके वो डेमोक्रेसी चला रहे हैं, जिससे लोगों का ध्यान हटा रहे। बीजेपी के पास हमेशा कोई ना कोई ऐसा मुद्दा रहता है जो ध्यान हटा देता है। इसलिए हमें खुशी है इस बात की, आज बड़ी संख्या में जमीनी लोग हमें मिले हैं। समाजवादी पार्टी से जुड़ने वाले और लगातार समाजवादी पार्टी कार्यालय में हमसे कई मौका पर मिले हैं। अब यही संकल्प ले रहे हैं कि हम जमीन पर काम करेंगे, और जब जमीन पर काम होगा तो जमीन से हरा करके उन्हें भेजेंगे। क्योंकि जमीन पर आज कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जो किसान अपनी खुशहाली का इंतजार कर रहा था, उनकी आमदनी दुगनी हो जाएगी, आय दुगनी हो जाएगी। डीजल और पेट्रोल जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, डीजल और पेट्रोल से उनका सम्मान कर दिया, महंगा कर दिया। केवल वोट तक सीमित था कि वोट मिल जाए, सरकार बन जाए, उसके बाद किसान को भी देख लेंगे डीजल पेट्रोल महंगा करके। अभी बिजली का बिल आया नहीं है, अगले महीने के बाद बिजली का बिल भी आ जाएगा। जो पैसा आपको दिया सरकार ने, वही पैसा आपसे वापस ले लिया। हम उन बुद्धिजीवियों को ढूंढ रहे हैं। जब हमारे विजन डॉक्यूमेंट में ये बात कही गई थी कि अमीर लोगों पर टैक्स लगाएंगे, उस समय क्या हेडलाइन बनी थी? मैं उनसे ही जानना चाहता हूं, सरकार ने उन्हीं अमीर लोगों पर जो समाजवादी पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट में था, उन पर टैक्स लगाया है। तो आप लोग वो बात नहीं कह रहे हो जो समाजवादियों के बारे में कहा था आपने। इसलिए किसान दुखी है, नौजवान के भविष्य के लिए कोई सरकार को चिंता नहीं है, नौकरी और रोजगार है नहीं। इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी कभी नहीं आई थी। गांव-गांव में 95% और 100% ऐसे नौजवान हैं जो पढ़ लिख करके खड़े हैं, लेकिन उनके हाथ में नौकरी रोजगार नहीं है। ये हमारा देश है। इसलिए लगातार ऐसे साथियों को हम जोड़ेंगे और लगातार ऐसे साथियों को पार्टी में शामिल करेंगे। पिछला चुनाव जो हुआ, उसका जो परिणाम आया हमने स्वीकार किया। जब भी हमें मौका मिला मैंने कहा, और मैं आज फिर कहता हूं वो बात, कि तमाम वो साथी बहुजन समाज पार्टी के जिन्होंने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन की मदद की थी, मैं आज फिर उनका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि अगर उनका सहयोग नहीं होता तो शायद इतने वोट नहीं मिलते। इसलिए उन्होंने हम पार्टी और गठबंधन का जो सहयोग किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी मैं देना चाहता हूं। साथ ही में
राष्ट्रीय अध्यक्ष फूलन सेना, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हैं। निषाद समाज में वो लगातार काम करते रहे हैं और अभी जब बातचीत हुई उनसे, उनके साथियों से, तो ऐसा लगा कि उनके समाज के साथ भी धोखा हो गया। जो नौकरी पा रहे हैं लोग, वो उनके समाज के लोग नौकरी नहीं पा रहे हैं। अभी जो नौकरियां हाल में आई भी हैं, उनके समाज के लोग वैसे ही देखते रह गए दूर से कि नौकरी आई और नौकरियां उनके समाज को नहीं मिली, रोजगार नहीं मिल रहे हैं, योजनाओं से नहीं जोड़ा जा रहा समाज। तो ये तो हर समाज के साथ यही हुआ। बस चुनाव में बीजेपी के लोग एक दूसरे से नफरत फैला देते हैं, खाई पैदा कर देते हैं, और जब सत्ता में आ जाते हैं तो महंगाई जैसा उपहार दे देते हैं। अब वो सत्ता में हैं, अब वो आप सबको भूल गए हैं। इसलिए मैं गोपाल निषाद जी का, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष फूलन सेना के हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं कि आज समाजवादी पार्टी में वो खुद और उनके बड़े पैमाने पर सहयोगी साथी शामिल हुए। मैं चाहूँगा कि पूर्व मंत्री घोड़ा राम जी हैं, उनसे कहूँगा कि कुछ बात वो भी प्रेस से कह दें। खड़े होकर बोल दें। हाँ बोल दीजिए, वो ठीक रहेगा। ठीक है, वो ऑन कर देना माइक। आज पार्टी परिवर्तन सभा के कार्यक्रम में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, महात्मा गांधी जी का श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, माननीय चंद्रशेखर जी का श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और राजनारायण जी का श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। उसके साथ ही समाजवादी पार्टी के संस्थापक, हम लोगों के नेता रहे माननीय मुलायम सिंह जी का दीर्घायु होने का कामना करता हूं। आज की इस बैठक में सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मैं सर झुका करके अभिवादन करता हूं। आज के इस परिवर्तन की सभा में नेता प्रतिपक्ष विधानमंडल दल माननीय राम गोविंद चौधरी जी का भी नमन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे पहले भी मंत्री रहे, उनका भी नमन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में पीछे बैठे हुए हमारे सभी नेता माननीय मंजू सिंह का भी स्वागत करता हूं और आज के कार्यक्रम में हमारे इस मंच पर बैठे हुए मंचासीन नेताओं का भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बहुजन समाज पार्टी के भारी संख्या में आए साथियों का, जो माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी के रीतियों नीतियों में विश्वास करते हुए आज समाजवादी पार्टी में इनके नेतृत्व में शामिल हो रहे हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। आज इस कार्यक्रम में माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के बहुत सारे लोग आपके रीतियों नीतियों में विश्वास रखते हुए भारी संख्या में, मैंने इनसे कहा कि 80% लोग बहुजन समाज पार्टी के आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन कैसे रखेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यह हम लोगों की जिम्मेदारी है कि आपके साथ जोड़ेंगे भी और वो जुट रहे भी हैं और कह भी रहे हैं। हम तो राम गोविंद चौधरी जी बैठे हुए हैं, हमारे बलिया के बसपा का अध्यक्ष और सारे लोगों ने कहा सर इस बार ज्वाइन करा दे, हमने कहा अभी नहीं, अनुशासनहीनता हो जाएगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करके अब आपको भी ले चलूँगा, मिलवा दूंगा और पूरे बलिया को ज्वाइन करा दूंगा, ये मैं कहना चाहता हूं। इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि अन्य हमारे उत्तर प्रदेश के सभी साथियों ने, कई कोऑर्डिनेटरों ने, कई नेताओं ने और हम तो कई जातिवाद नेताओं ने भी, हमारे पाल साहब जो प्रदेश अध्यक्ष रहे, सभी लोगों ने बात किया है कि हम लोगों को भी बात करा करके ज्वाइन करा दीजिए। अब हम इसमें नहीं रहना चाहते हैं, नाम नहीं लेना चाहते हैं,
तो साथियों, इसमें नहीं रहना चाहते हैं। साथियों, इसलिए कहना चाहता हूं, आज मैं आया हूं और ज्वाइन कर रहा हूं। कल आपको पता चलेगा कि किस तरह से आंधी आ गई है बहुजन समाज पार्टी को, समाजवादी पार्टी के नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कितने लोग मिलना चाहते हैं। साथियों, मैं इनके तेज, ओजस्वी और क्रांतिकारी कार्यक्रम के बारे में जानता हूं और इनको नौजवान बहुत मानता है, इस बात की खुशी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि साथियों, इनके कार्यक्रम बहुत सारे रहे हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ जैसे राजधानी में इन्होंने मेट्रो चला दिया, जिससे लाखों लोगों को लाभ मिलता है और ये होता है। साथियों, इसका फिर तो ये भी कहना चाहता हूं कि बच्चों के लिए साइकिलें और पढ़ने की व्यवस्था, हम तो देखे, एक जगह मैं बैठा हुआ था, इन्होंने बच्चों को हर जगह जो एक बैग दिया जो है, और छोटे छोटे बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। मैं वहाँ बैठा हुआ था, चूंकि इनसे मैं बोल नहीं रहा था, अलग ही था, लेकिन देखा। सही बता रहा हूँ साथियों, इसलिए कि हम बहुजन समाज पार्टी में थे, ये समाजवादी पार्टी में थे। मैं तो इनके साथ 2012 में ही आना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य था मेरा कि मैं 2012 में नहीं आया, तो ये स्थिति देखने की नहीं रहती जो आज देखी जा रही है। मैं साथियों इसलिए कहना चाहता हूं कि साथियों, इस परिवर्तन की लहर में माननीय हमारे अखिलेश यादव जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और स्वागत के साथ इस बात का कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज आपके साथ चल दिया है, केवल उनको रास्ता देने की बात है। रास्ता दे दिए तो ये भारी संख्या में सबसे भारी समाजवादी पार्टी होगी, पूरे देश में भी कर रहा हूँ, प्रदेश में भी। इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं साथियों कि आपको लग रहा है कि ये अतिशयोक्ति बोल रहे हैं। मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे जो साथी आए हैं, उन्होंने संकल्प लिया है कि इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे और राष्ट्र के बहुत बड़े नेता बनाएंगे। मैं ये भी कहना चाहता हूं साथियों कि आप लोगों को, पत्रकार भाई लोग भी हैं, इनका भी स्वागत करता हूं, सबका स्वागत करता हूं। मैं छोड़ दिया सारी, ये आपका भी स्वागत करता हूं साथियों। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप पढ़े लिखे लोग, हम सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ये बहुत कठिन काम नहीं है। जब लोकतंत्र नहीं था तो एक इब्राहिम लिंकन थे, बहुत गरीब व्यक्ति था और अमेरिका में लोग बेचे जाते थे। वह 19 बार बेचा गया। 19वें बार में उन्होंने क्या किया कि काबिले वाई संगठन बना दिया। काबिले की लड़ाई में हार तो गया, लेकिन राष्ट्र की लड़ाई होती, राष्ट्र के राष्ट्रपति के रूप में जीत गया मेरे साथियों, और वही लोकतंत्र पैदा किया, वोटों का अधिकार पैदा किया। वोटों के अधिकार के साथ मैं कहना चाहता हूं साथियों, वहीं से पैदा हुआ है वोटों का अधिकार। दूसरे तरफ मैं कहना चाहता हूं कि स्टालिन एक बहुत गरीब का बेटा था और लड़ाई लड़ा, भारत गुलाम था, लेकिन आज़ादी की लड़ाई में लड़ते लड़ते उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध करा दिया 1942 का। और साथियों, उसी लड़ाई का कारण है कि यह भारत आज़ाद हुआ है। तो साथियों, ये कठिन काम नहीं है परिवर्तन करना, ये बहुत बड़ी कठिन काम नहीं है। अगर हम लोगों ने चल दिया तो निश्चित परिवर्तन होगा, और परिवर्तन होगा। माननीय अखिलेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री तो होंगे ही, इतनी भारी ताकत जुट रही है कि भारतीय जनता पार्टी रोक नहीं पाएगी, मैं बता रहा हूं। मैं दूसरे तरफ बता रहा हूं साथियों कि देश में भी हमारे साथी चलेंगे। और मैं तो पहले बताना चाहता हूं कि मैं चल दिया हूं। आज से बहुजन समाज पार्टी के सारे दुखी साथी इनके साथ जुटने के लिए ललकार करके चल देंगे, मैं बताना चाहता हूं साथियों। इस बात को भी बताना चाहता हूं कि अभी इन्होंने कहा जाति धर्म की विषमता ने भारत को 10 बार गुलाम बना दिया। चाहे होंठ, सोंठ, यूनानी, पुर्तगाली, 5 बार मुगल भाई लोग और 1 बार अंग्रेज। 10 बार गुलाम बना दिया, 10 बार बांट दिया। यही कर हम भाग गए। तो जाति धर्म की विषमता हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देखा, उन्होंने कहा किसी चीज को देखा नहीं गया है उसको मान लेना ये ठीक नहीं है। ये लगता था कि ये कहते हैं कि जो बात मानी जाए वो तर्क की कसौटी पर सही हो, उसी को मानी जाए वरना न मानी जाए, ये बात इनसे लगा। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं
कि समय ज़्यादा नहीं हो रहा है तो साथियों मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह भारत 10 बार गुलाम हुआ है और 10 बार बटा है और 10 बार विदेशी लोगों ने लूटपाट कर लेकर चले गए हैं। आज लगता है कोई विषम परिस्थिति है, आज वही विषम परिस्थिति है कि इस तरह की विषमता है कि लोगों में सांप्रदायिक भावनाएं फैलती चली जा रही हैं। यह सबसे बड़ा खतरनाक है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों, और मैं तो यह बता दूं कि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। आप बताइए, अभी खून ने कहीं जात नहीं बांटा है और खून काटिए, और हमारा खून हमारे बाप से नहीं मिला, हमारे भाई का खून हमारे बाप से नहीं मिला, दूसरे लोगों ने ए पॉजिटिव खून हम लोगों का था, बी पॉजिटिव पिताजी का था, नहीं मिला। तो खून ने भी जात नहीं बनाया है, भगवान ने भी जात नहीं बनाया है, प्रकृति ने भी जात नहीं बनाया है, व्यवस्था ने भी जात नहीं बनाया है। यह तो बीच की चीज़ें हैं जो इस तरह की विषमता फैला रही हैं, वो ठीक नहीं है। इसलिए साथियों मैं कहना चाहता हूं कि समतामूलक समाज के लिए समाजवादी पार्टी को मजबूत करना ठीक है। हम समतामूलक समाज के लिए समाजवादी पार्टी को माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक हम लोगों के बराबर के नौजवान नेता हैं, इनके साथ जो है जब कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग चलें और समाजवादी पार्टी की व्यवस्था बनाएं। और साथियों निश्चित रूप से आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, और जितने हमारे पत्रकार भाई हैं इनका भी स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं, हमारे साथ आए हुए साथियों का स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं, निषाद भाइयों का आए हुए सबका स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं, एक महिला आई हैं उनका भी स्वागत अभिनंदन वंदन उनके साथियों का करता हूं। मंच पर बैठे साथियों का स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए कहीं आपका ज़्यादा समय न जाए, इसलिए अगर बात आपने बढ़ा दिया तो मैं बढ़ा दूंगा, लेकिन ये समय समय पर काम करता रहूंगा। इन बातों के साथ माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनका सर झुकाकर नमन करता हूं, सबको सर झुकाकर नमन करता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय समाज। लाल निषाद जी से अनुरोध है। साथियों, अपनी बात शुरू करने से पहले परम पूज्य लोहिया जी एवं बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे इस कार्यक्रम में बैठे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे बड़े भाई माननीय नरेश उत्तम जी, हमारे विपक्ष के नेता माननीय श्री राम गोविंद चौधरी जी, विधान परिषद के विपक्ष के नेता माननीय अहमद हसन जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनवादी पार्टी के मेरे बड़े भाई डॉक्टर संजय चौहान जी, मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा, मैं उनसे क्षमा चाहते हुए आए हुए आगंतुक नौजवान साथियों, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, मैं आपका स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। साथियों, आप लोगों के बीच में आज राष्ट्रीय कार्यक्रम है, राष्ट्रीय नेता हैं, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, पर बहुजन समाज पार्टी में मैंने 25 साल काम किया है। और साथियों, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, आने वाले 2022 में हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी और योगी जी चाहे जितनी ताकत लगा दें, आज शौचालयों की स्थिति देख लीजिए, आज आवास और विकास की बात करते हैं, क्या माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में शौचालय नहीं बने, कि लोहिया आवास नहीं बने, कि काम बोलता नहीं रहा, विकास नहीं हुआ, विकास बोलता था। इसलिए साथियों, मैं कहना चाहता हूं, आज माननीय मोदी जी जिस तरह से देश में मंदी छा गई है, आज मीडियम क्लास के लोगों की उद्योग धंधे बंद हो गए हैं, आज लोग गरीबी झेल रहे हैं, मीडियम क्लास के लोगों को इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ने के लिए रोका जा रहा है। आज साथियों हमारे साथ हो रहा है, हम अपने बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे। इसलिए साथियों कहना चाहता हूं कि आप लोग आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और इस उत्तर प्रदेश का निषाद समाज एक एक जोड़ करके समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में निषाद समाज के जितने संगठन हैं, छोटे छोटे संगठनों को जोड़ने का काम करेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अपने नेताओं का चरण वंदन करते हुए जय हिंद,
जय समाज, जय समाजवादी पार्टी। परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय माननीय अखिलेश यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम जी, आज इस मंच पर हमें ले आने वाले हमारे बड़े भाई मित्र डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी, अच्छे लाल निषाद जी, घूराराम जी और फूलन सेना के सम्मानित कार्यकर्ता साथियों, समाजवादी पार्टी के सम्मानित नेतागण एवं कार्यकर्ता साथियों, सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए दो शब्दों में अपनी पीड़ा कहना चाहूँगा कि मैं एक कटी पतंग की तरह निर्णय लेने की स्थिति में नहीं था कि राजनीति करूं या राजनीति छोड़ दूं। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने फूलन सेना की शक्ति का अपव्यय किया। ओम प्रकाश राजभर के साथ हमको भी समाहित करते हुए अप्रत्यक्ष गठबंधन के नाम पर आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, देवरिया, गोरखपुर तमाम छोटी बड़ी रैलियां कराई। हम लोगों ने अपने संसाधन से संगठन को बर्बाद करते हुए जब विधानसभा का चुनाव की घोषणा हो गई, आते अवाते सारी सीटों को खारिज करते हुए सगड़ी आजमगढ़ से सिर्फ मुझे एक सीट अपने सिंबल पर दिया गया। आधा चुनाव जब मैं लड़ चुका, पर्चा दाखिला के अंतिम रोज़ धोखे के तहत मुझे किक कर दिया गया और मेरा सिंबल बदल करके एक बाबू साहब को दे दिया गया। मैं अपनी गाढ़ी कमाई का, गरीबी की कमाई का सब कुछ न्यौछावर कर चुका था कि मुझे विधायक बनना है, और मैं आवेश में अपने को रोक नहीं पाया और मैं निर्दल फूलन सेना के झंडे के नीचे चुनाव लड़ा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय वीरेंद्र साहनी जी, वो भी बांसडीह से चुनाव के लिए टिकट मांग रहे थे, उनको भी किक कर दिया गया। ओम प्रकाश राजभर जी की साजिश में उनको भी टिकट नहीं मिला था, वो भी निर्दल लड़े थे। उसके बाद यह नहीं समझ में आ रहा था कि हम जाएं तो कहाँ जाएं। हर व्यक्ति को, खास तौर से जो छोटे वर्ग के लोग हैं, उनको सहारे की आवश्यकता होती है। 2014 में माननीय मुलायम सिंह जी यादव जी को हम लोगों ने, हमारे संगठन ने समर्थन दिया था। एक उम्मीद थी कि माननीय अखिलेश जी के सानिध्य में रह करके हम लोग अपने समाज को गति देंगे, समाज को दिशा देंगे, संगठन को मजबूत करेंगे और इस समाज की भलाई करेंगे। लेकिन किन्हीं कारणों से माननीय अखिलेश जी से हम लोग नज़दीक नहीं हो पाए। भटकता हुआ बीजेपी की तरफ गए, वहाँ से भी किक हुए। फूलन सेना मैंने इस नाते बनाया था कि वीरांगना फूलन देवी की आत्मा को हम न्याय दिलाना चाहते थे। इस समाज को जो चारों तरफ से वंचित है, हर तरफ से दुत्कारा हुआ है, उसको हक हिस्सा अधिकार दिलाना चाहते थे। फूलन देवी को जब इस धरती पर कहीं से न्याय नहीं मिला तो समाजवादी पार्टी ने न्याय दिला था। और फूलन देवी के मरने के बाद यह समाज समाजवादी पार्टी से दूर हो गया था। एक गलतफहमी पैदा हुई थी, और गलतफहमी पैदा क्या हुई थी कि फूलन देवी की हत्या समाजवादी पार्टी ने कराई है। असली रहस्य कोई नहीं जानता है। असली रहस्य सिर्फ गोपाल निषाद जानता है, ये हमारे कुछ लोग जानते हैं। वीरांगना फूलन देवी के हम लोग बहुत करीबी थे। वीरांगना फूलन देवी जब मिर्ज़ापुर से चुनाव लड़ रही थी, राजनाथ सिंह विधवारत निकलवाए थे बेहमई के उन छत्राणियों के द्वारा जिनके पतियों ने हमारे बहन की इज्जत लूटा था। और चुनाव के बाद कल्याण सिंह जी के हटने के बाद, राम प्रकाश गुप्ता मुख्यमंत्री बनते हैं, उनके हटने के बाद जब राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो शपथ ग्रहण लेने के दूसरे दिन राखी बंधवाने बेहमई गए थे। और राखी बंधवाने के एवज में अखबार की कटिंग आज भी मेरे पास है। उन्होंने कहा था कि जाओ बहनों, वह दिन दूर नहीं है कि जब तुम लोग घी के दिए जलाओगी और दिवाली मनाओगी। और अगला रक्षाबंधन आने के पहले राजनाथ सिंह की कोठी के बंगले के सामने, जहां परिंदा भी पर मार करके भाग नहीं सकता है, वहां हमारे बहन की हत्या कर दी जाती है।
और हत्यारे राजनाथ सिंह के बंगले में छिप करके लाल बत्ती से अफगानिस्तान और पाकिस्तान चले जाते हैं। उस हत्या का बदला लेने के लिए, उस राजफाज करने के लिए हमने फूलन सेना बनाया। इस समाज को हक, हिस्सा, अधिकार, आरक्षण दिलाने के लिए हमने फूलन सेना बनाया। आज मुझे वह पावदान मिल चुका है। मैं यह साबित करके दिखाऊंगा कि उत्तर प्रदेश में फूलन सेना यदि समाजवादी पार्टी के साथ आज जुड़ रही है तो 2022 में कोई माई का लाल माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक पाएगा। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे समाज के पास कोई विकल्प नहीं है। हम समाजवादी पार्टी में हमारे एक से एक बड़े धुरंधर नेता जरूर हैं, लेकिन वह हमारे समाज को जोड़ नहीं पाते थे। उस कमी को मैं पूरा करूंगा और करके दिखाऊंगा। बहुजन समाज पार्टी में काम करने वाले लोग आज छोड़ करके अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी में क्यों आ रहे हैं? हम दरी बिछाने के लिए पैदा हुए, हम झंडा ढोने के लिए पैदा हुए हैं। जब भागीदारी की बात आएगी तो 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ कहां से आएगा? तो छोटे वर्ग के लोग आज मुंह भंग हो चुका है बीएसपी से। बीएसपी बिजनेसमैनों की पार्टी बनकर के रह गई है और रसातल में जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है साथियों, सेंटिमेंट पैदा करके एक बार पुनः वह वर्ण व्यवस्था, वह हजारों साल वाला कानून लागू करना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र के नाम पर। 370 खत्म हुआ, हमको क्या मिला? 3 तलाक खत्म हुआ, हमको क्या मिला? आज नौकरियों में आरक्षण का लाभ बड़े लोगों को मिल रहा है। एक जहां 15% के लोग हैं उनको ऑलरेडी 51% में संतोष नहीं हुआ तो 10% का रिजर्वेशन अलग से लागू कर दिया। अब 100 में 90% आरक्षण भाजपा समर्थकों को मिल रहा है। हम लोग सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, अगड़ों पिछड़ों के नाम पर और तमामवाद के नाम पर हमारे भावनाओं को भुनाया जा रहा है। हमें कहीं ना कहीं हमारे साथ धोखा हो रहा है। ये पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच में जाकर के, अपने समाज के लोगों के बीच में जाकर के हम इस वास्तविकता को एहसास कराएंगे। और आज मैं यह संकल्प लेता हूं कि 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर हम लोग दिखाएंगे डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी के नेतृत्व में। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी सर का सादर अभिनंदन, आभार व्यक्त करती हूँ और मंचासीन सभी आदरणीयों का आभार व्यक्त करती हूँ और सम्मुख उपस्थित प्रेस, मीडिया, इसके अलावा और भी बहुत जागरूक और बहुत ही जज्बे और जोश के साथ जो लोग सामने खड़े हैं, मैं सुन रही थी वो जोश जो था, उसी जोश को हम भी एक ऐसी बात लेके आए हैं जो जिसमें आपके उस जोश की बहुत आवश्यकता है। मैं कवित्री ऋचा राय सैफई इटावा से, एक बच्चा मेरे साथ है। ये लड़का इटावा जनपद से है और इसने वो करने की ठानी जो अभी तक राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हो रही थी। मैं एक सामाजिक मुद्दा ले आना चाहती हूँ आपके समक्ष। भारतवर्ष में तमाम ऑक्यूपेशंस, तमाम जॉब्स हैं, तमाम लोग, यदि किसी बच्चे से पूछा जाए कि हाँ भाई बेटा तुम पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हो, तो वो बोलेगा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर। ये भी कोई बच्चा नहीं बोलेगा कि मैं किसान बनना चाहता हूँ। और बड़ी विडंबना की स्थिति तब आती है कि जब हमारा भारतवर्ष एक कृषक प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। तो ये दोनों, ये जो विडंबना है, इस विडंबना के विषय में इस बच्चे ने बहुत मंथन किया और इसने सोचा कि कुछ एक ऐसी चीज़ ले आएँ, इस प्रकार से कुछ हम मदद उनके कृषकों के पास लेकर जाएं और उन किसानों को हम आगे बढ़ाएं कि कल को हमारे बच्चे ये भी कहने में कतई कतराएं नहीं कि हाँ मैं एक कृषक बनना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए हमारा जो देश है, हमारे देश की जो मिट्टी है, वास्तव में उसमें जो सोना है वो कृषक ही निकाल के ले आ पाते हैं। उस अन्नदाता का, उन कृषकों का जो भला है वो किस प्रकार से हो, वो इसकी विचारधारा
इसने सोचा, चूंकि ये टेक्निकल स्टूडेंट है, BCA MCA किया हुआ है, तो इसने एक ऐप के माध्यम से उन कृषकों को पुनः उत्थान, कि वो आत्महत्या जैसे और इस तरह की चीज़ों में ना जाकर एक पुनः जागरूक होकर इस ऐप के माध्यम से एक अपना नया मार्केट बनाएं। क्योंकि देखिए हर जगह डिजिटल इंडिया की बात चल रही है, हर जगह मोबाइल ऐप्स के यूज़ हो रहे हैं, लेकिन हमारा किसान आज भी वंचित है। तो इसने एक छोटा सा मार्केट क्रिएट किया है। उस छोटा सा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये शुरुआत है आज के दिन इसका, और इसकी एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से वो ऐप मार्केट में आए, चूँकि सैफई का ही है और बड़े इसके स्वप्न थे, और माननीय अध्यक्ष जी जो हैं वो हमारे सैफई इटावा के युवाओं में उनके लिए बहुत प्रेम है, उनके लिए बहुत सम्मान है, और इसलिए इसकी आज ये 2 इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं। तो मैं चाहती हूँ एक बार तालियों के साथ इस बच्चे का सम्मान करें जिसने देश के उस वर्ग के विषय में सोचा जिसके विषय में सोचते सोचते व्यक्ति शिथिल हो जाता है और कतई अच्छे निर्णय नहीं प्राप्त कर पाता, अंततः उसको लाभ नहीं होता। मैं किसी राजनीतिक व्यू से नहीं ये बातें कह रही हूँ, मैं एक सामाजिक व्यू से, चूँकि समाज सेविका भी हूँ, एक सामाजिक व्यू से एक बात कह रही हूँ कि वास्तव में उस कृषक को लाभ नहीं हो पाता। इस ऐप के माध्यम से एक मोबाइल में ऐप आपको इंस्टॉल करना होगा, इसकी भी तैयारियां कर ली हैं कि कृषकों के मोबाइल में वो ऐप इंस्टॉल करें और उसमें कृषक आ जाएं, जो उपभोक्ता है और जो उत्पादक है, उन दोनों को एक पटल मिले, उस पटल पर वो दोनों आपस में वार्ता करें, जिसको जो चीज़ संतरे खरीदने हैं, मौसमी खरीद, उसमें तमाम ऐसे डेटा हो जाएंगे और उस प्लेटफॉर्म पे किसान अपना व्यवसाय शुरू करे। वो वहाँ कोई मीडिएटर ना हो, कोई मध्य में ना हो, तो किसान को शायद, इसकी ये अपेक्षा है और इसका ये कॉन्फिडेंस है, ये आत्मविश्वास के साथ कह रहा है कि शायद नहीं, पूर्ण रूप से उस कृषक को निश्चित रूप से लाभ होगा जो इस ऐप के थ्रू मार्केटिंग में आएगा। और मोबाइल फ़ोन चलाना बहुत आसान हो गया आजकल, तो फेसबुक और व्हाट्सएप से सभी तमाम गाँव में भी बच्चे मोबाइल चला, भले वो पढ़ाई लिखाई में कम ध्यान देते हैं, लेकिन मोबाइल सबके पास है। तो इस माध्यम से इसने कृषकों को वो मदद पहुँचाने का प्रयास किया है, जो कि आज सर ने समय दिया, इसको भी समय दिया, मुझे भी समय दिया कि मैं आपके सम्मुख इस बात को रख सकूं। और मेरा निवेदन है कि आप उस ऐप के विषय में देखें, ये पीछे इसमें चलेगा वीडियो, ये वीडियो देखें और इस ऐप को समझें, और आप तो समझें ही, अपने फ़ोन में इंस्टॉल करें। देखिए मैं भी एक कृषक फैमिली से हूँ और मुझे अभी सुनने में आया कि बलिया जनपद से भी यहाँ कई लोग आए हुए हैं, और मैं बताना चाहती हूँ कि मैं रहती तो सैफई में हूँ, लेकिन मेरा भी गृह जनपद बलिया है और मैं बलिया से आए हुए सभी का सम्मान करती हूँ पुनः एक बार। इसलिए थोड़ा सा उत्साहित हो गई, और ये बात चूँकि व्यक्तिगत ही तब भी कर डाली, क्योंकि जब आदमी दूर रहता है और अपने घर का कोई आता है तो बहुत अच्छा लगता है, महसूस अच्छा होता है। ऐप को देख लें। आप इस ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करें, और कोई भी कृषक है जिसका मार्केट में जिसको नुकसान हो रहा है, या बीच वाले उसके बिचौलिए जो हैं उसके प्रोडक्ट को नहीं खरीद पा रहे, या उसका अच्छा प्रोडक्ट है वो सही दाम नहीं पा रहा है, तो इस ऐप के माध्यम से वो अपने लिए कस्टमर खोज लेगा, और कस्टमर खोज के वो जी अच्छा नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखिए जब रुचि आती है तभी कोई कुछ कहता है। आपने रुचि ली है, बहुत अच्छा है, और निश्चित रूप से रुचि ये सभी को होनी चाहिए। अंततः हम सब कृषक ही हैं। आप अपना इतिहास ढूंढिए, किसानी के अलावा कोई कुछ नहीं है, सब किसानी। कोई किसी के पास खेती है तो खेत है तो वो किसानी करता है, और कोई कृषक मजदूर है, लेकिन अंततः हम सब खेतिहर ही हैं, किसानी की है हमने। लेकिन आज के ज़माने में हम उससे भाग रहे हैं, और यही दिक्कत है, जो हमारा उत्थान नहीं हो पा रहा है। दिक्कत यही है कि जो हमारे संसाधन है वो कृषक के हैं, लेकिन हम बनना चाहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी के CEO। दिक्कत ये हो जाती है कि हमारी विचारधारा कुछ और है। बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आप इस ऐप को जरूर फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे और आगे भी इसको बढ़ाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका। मोमेंटो सर आप 844-44-99-02-444
ईद के साथ जंक्शन है, देखिए जंक्शन। मोमेंटो ले आओ। नहीं नहीं, 1 मिनट पूछ लें तो फिर। हाँ, तो बैठाओ बैठाओ बैठाओ। हाँ ठीक है, बैठो बैठो, अभी दे देना, अभी दे देना, अभी इसके बाद दे देना, इसके बाद दे देना। अम्बेडकर जी ने चाहा है लेकिन 77 इम्पोज हो कश्मीर में, 79 ईयर्स हो गए हैं और वो बताया गया है, तो वो कह रही है जो नेता वहाँ जा रहे हैं वो वहाँ नहीं जाना चाहिए इस तरह से, और वहाँ समान है उनको वक्त देगा। इसके पीछे क्या ईडी का डर है? मैं कोई भी भारतीय जनता पार्टी की भाषा को आपके बीच में नहीं बोल सकता हूँ। जो समाजवादी पार्टी को 370 के बारे में कहना था, लोकसभा में मैंने भी कहा, क्या जो आज हो रहा है वहाँ पर, आज 20 दिन से ज़्यादा लोग हो गए हैं, लोग बंद हैं, घरों में कैद हैं, और हम राजनीतिक दल लोग हैं, लेकिन हमें पत्रकार साथी बताएं कि आखिरकार हो क्या रहा है वहाँ पर। और फिर सरकार का इतना ही अच्छा फैसला था तो लोगों से पूछ के क्यों नहीं फैसला लिया गया? ऐसे तो ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के विचार थे। अगर केवल 2 लाइनें पढ़ लें शुरुआत की, वो तो इस पक्ष में भी थे कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और सब मिलकर के एक महासंघ बने जहां कम से कम प्लेटफॉर्म हो। आर्टिकल 370 भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में था। क्या वहां के लोगों में वही खुशी है जो लोगों ने सड़कों पर खुशी मनाई है? जो आज उनके साथ हुआ है वो आप और हमारे साथ भी कल होगा। आपके और हमारे साथ भी होगा। और जहां तक हमारे एक पत्रकार साथी ने कहा कि ईडी का डर, मैंने कहा लोकतंत्र में एक नई संस्थाएं खड़ी हो गई हैं और ये सीखना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी से कि इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल कैसे होना चाहिए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी सरकार बनी होगी उसने कभी इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल नहीं बनाया होगा। ये सीखने का काम अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी सीखना चाहिए। और ईडी, सीबीआई और डर, ये नए लोकतंत्र का, नए भारत का ये नया लोकतंत्र है। ये डरा करके और नफरत फैला करके राजनीति करना चाहते हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में न जाने कितने इनकाउंटर हुए हैं कानून व्यवस्था के नाम पर। ये कहा कि इनकाउंटर हम इसलिए कर रहे हैं, ये अपराधी हैं। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि सरकार एक बार सूची क्यों नहीं दे देती है कि कितने अपराधी हैं और कितने अपराधियों के नाम पर इनाम घोषित है, किस थाने में है वो। सरकार क्यों नहीं दे रही है? आखिरकार कौन जिम्मेदार है? और सोचिए उत्तर प्रदेश में जो फर्जी इनकाउंटर हुए तो वो हुए ही हुए हैं। क्या एक पुलिस के अधिकारी की जान चली जाए और जब वो अपराधी लोग, खैर वो मैं नहीं कहता हूं कि क्या है, जिन पे आरोप लगे हों, जब वो कोर्ट से निकल करके आए तो उनका स्वागत हो रहा हो? क्या ये नया लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र की परिभाषा होगी? और फिर कितने लोगों की हत्या हुई है?
आप बताइए, पुलिस का अधिकारी मारा गया और उसका स्वागत हो रहा है जब बेल मिली है जिस पे आरोप है। क्या ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है? और एक महिला के साथ एटा की आवागढ़ थाने के आसपास जो हुआ है, पुलिस ये डराती थी कि तेरे पति का इनकाउंटर हो जाएगा और अगर इनकाउंटर से बचना चाहती हो तो जो मैं कह रहा हूं वो करो और उससे संबंध बनाए। वो आज प्रेग्नेंट है महिला। ये कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की। कस्टोडियल डेथ में सबसे ज्यादा लोगों की जान गई है। आप निकालिए ह्यूमन राइट के जो नोटिस मिले हैं, सबसे ज्यादा किसको मिले हैं? उत्तर प्रदेश को मिले हैं। कैसी सरकार है बताइए? मुख्यमंत्री खुद अपने मुकदमे वापस ले रहे हो, उप मुख्यमंत्री के वापस ले रहे हो, जिन पे गंभीर धाराएं लगी हो वो मुकदमे वापस हो रहे हो। क्या समाजवादी पार्टी ने इसीलिए 1000 करोड़ की बिल्डिंग बनाई थी जिसमें पुलिस बैठे और आम जनता पर अन्याय करे? ऐसी बिल्डिंग बनाई है पूरे देश में पुलिस के पास नहीं है। कोई देश का डीजीपी इतनी अच्छी जगह नहीं बैठता होगा जितना समाजवादी सरकार में इस उत्तर प्रदेश की पुलिस बैठ रही है। क्या इसीलिए समाजवादी पार्टी ने बनाया था? ये 100 नंबर स्ट्रक्चरल चेंज। आप देखिए, चीफ सेक्रेटरी के भाषण सुनिए। अगर कहीं प्रेजेंटेशन हुआ होगा देश में किन्हीं अधिकारियों के सामने, तो बोलो सरकार ने किसका प्रेजेंटेशन किया है? यही डायल 100 का प्रेजेंटेशन हुआ है। न जाने कितने देश के अधिकारी आए हैं उस बिल्डिंग में, उसमें समझाया गया है कि 100 नंबर कितनी अच्छी योजना है। और बताइए, उत्तर प्रदेश को हत्या प्रदेश बना दिया। आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुला रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, आप खर्चा कर रहे हो प्रचार में, गमलों में खर्चा कर रहे हो, लाइट में खर्चा कर रहे हो। आपको लखनऊ सुंदर दिखाना था, गोमती का किनारा सुंदर दिखाना था, तो लाइट ऑन कर दी और जैसे ही उद्योगपति उत्तर प्रदेश से गए लाइट ऑफ कर दी। ये है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। क्या कहा आपने कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट? आपने बजट उससे कम दिया, लेकिन गाय मां के लिए बजट ज्यादा दिया, लेकिन उसकी भी जान नहीं बची और ना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हुआ कहीं उत्तर प्रदेश में। बताओ, इतने 100 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद क्या गाय मां जिंदा है? मैं हमीरपुर की तस्वीर कभी याद करता हूं। जिन परिवारों में बच्चे होंगे वो सोचते होंगे कि अगर कहीं बच्चा अकेला चला गया, कहीं ऐसा नहीं तार छू ले तो उसकी जान चली जाए। मैंने अखबारों में वो तस्वीर देखी है कि 2 बच्चे खेलते खेलते नहा करके वो तार को छू लिए और उनकी जान चली गई। उत्तर प्रदेश में अभी भी हो रहा है ये कई जगह। अभी कुछ दिन पहले किसान की मृत्यु हो गई, केवल तार लगाया था इसलिए। और फिर क्या कर रहे हो किसान के लिए? हम देखने गए थे रशिया में किसान कैसे तरक्की करता है, फूड प्रोसेसिंग देखने गए थे। और आपके एक्सप्रेस के किनारे जो मंडियां बन रही हैं वो आज भी अधूरी पड़ी हुई हैं। वो इसलिए पड़ी हुई हैं क्योंकि समाजवादी लोगों ने बनाई हैं, इसलिए अधूरी पड़ी हुई हैं। ये मॉडल है विकास का कि एक्सप्रेस वे बनाइए, उसके किनारे आप मंडियां दीजिए, उन मंडियों में प्रोसेसिंग यूनिट लगाइए। क्या दुश्मनी थी इत्र से? आपने इत्र किया, वो छीन लिया। ये है कानून व्यवस्था आपकी। और आप अपने अधिकारियों का प्रमोशन मिल जाए, कौन नहीं जानता नोएडा में उस आईपीएस ने क्या क्या नहीं किया। और मेरा दुख है इस बात का कि सबसे पहली पोस्टिंग मैंने उस आईपीएस को दी थी। और बताइए, उस आईपीएस को इसलिए बैठाया गया है कि आजम खान साहब यहां पर निकल ना पाए, आ ना पाए। यूनिवर्सिटी पे 1 जांच, 2 जांच, 3 जांच, 5 जांच, झूठे मुकदमे कितने? 70 से ऊपर झूठे मुकदमे लग चुके हैं। कोर्ट मदद कर रहा है उसमें। आप डरा के राजनीति करना चाहते हैं? मैं कहता हूं लखनऊ में किसी कोने पे निकल जाओ, कहां इलीगल बिल्डिंग नहीं है ये बता दो मुझे एक कोना बता दो। मैं उन संस्थानों के बारे में नहीं कहना चाहता हूं, मेरे पास तस्वीर है, रिकॉर्डिंग है, जो आज भी इलीगल काम हो रहा है वहां पर। आज भी इलीगल काम हो रहा है लखनऊ में। जब राजधानी में इलीगल हो रहा हो, सड़क के ऊपर बन जा रही हो चीजें, आपकी मालिक नहीं है, आप बना ले रहे हो, लखनऊ में बन रहा है। कौन नहीं जानता लखनऊ में कहां कहां इलीगल हो रहा है काम? लेकिन नहीं, लखनऊ में तो हो सकता है इलीगल काम, लेकिन किसी पार्टी का नेता ने जो अगर पढ़ाई लिखाई के लिए कोई संस्था बनाई है तो उसकी जांच नहीं होगी। उसकी जांच ऐसी होगी जिस पे कार्रवाई हो जाए।
तो इसलिए उत्तर प्रदेश को हत्या प्रदेश बना दिया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आने वाला। और अब तब नहीं आएगा जब बैंक सपोर्ट नहीं कर रही हैं। आप सोचो बैंक्स की हालत कैसी है, आप सोचो देश में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा तो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? मैन्युफैक्चरिंग कहाँ चला गया, रियल एस्टेट कहाँ चला गया, स्टील इंडस्ट्री कहाँ चली गई, ऑटोमोबाइल सेक्टर कहाँ चला गया, शोरूम्स कहाँ चले गए? आप सोचो कभी जो गंगा की सफाई का दावा करते थे, आई बाढ़ पानी ले गई गंदगी, लेकिन गंदगी नहीं हटा पाए ये लोग। क्या गंदगी हट गई? इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के लोगों से यही चाहता हूं कि ऐसे लोगों को चुने जो विकास करते हो, विकास के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश। और कौन सा काम कर रहे हैं? समाजवादियों ने एक्सप्रेस वे बना दिया, उसी पे गिट्टी उसी पे मिट्टी डाल रहे हो। अरे अपना घोषणा पत्र पूरा करो। मैं कहना चाहता हूं पत्रकार साथियों बड़ी जिम्मेदारी के साथ, क्या पूर्वांचल के लिए एक्सप्रेस वे के बारे में क्या घोषणा पत्र में था उनके? आप बीजेपी के घोषणा पत्र के पन्ने पलटिए, क्या जो अलाइनमेंट और जो जमीन एक्वायर समाजवादियों ने नहीं की थी? क्या किसने की थी? आप हमारे ही काम को आगे बढ़ा रहे हो, कम से कम थोड़ा बहुत तो कर रहे हो। हम तो चाहते हैं सब काम ऊपर पूरे कर लो। लोक भवन जिसमें बैठ रहे हैं आप, बुलेट प्रूफ की वो खिड़कियां बनाना चाहते हो, इसलिए कि आप दूसरों को डराना चाहते हो। आप खिड़कियां बुलेट प्रूफ इसलिए चाहते हो कि दूसरे लोग डरते रहें आपसे। कभी कभी लगता है कि ऐसे ही मुख्यमंत्री रहें तभी हमारी सरकार दोबारा अच्छे बहुमत से आएगी। उनकी एसपीजी हटी, हमारी एनएसजी हट गई। बात एन की और पी की है भाई, उनकी एसपीजी हटी और हमारी एनएसजी हटी, एनओएस दोनों के हट गए। हमारा क्या फर्क पड़ा बताओ एनएसजी हटाने से? पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े माफियाओं को तो दी हुई है सिक्योरिटी। नोएडा के 3 और लखनऊ के 1 पत्रकार के ऊपर गैंगस्टर का केस लगा गया है, पुलिस के खिलाफ खबर। आप सावधान रहना, ये हालांकि आप सावधान रहना। मुझे तो ये लग रहा है ये रंग इसलिए पहना कि आप पे मुकदमा ना लगे। दो मेट्रो नहीं, समाजवादियों को मौका मिल गया होता। देखिए हमें लड़ना किससे है, ये बात समझ में आनी चाहिए। मेट्रो समाजवादी सरकार की योजना के और उस समय सरकार के फैसले की वजह से बनी। मुझे खुशी है श्रीधर जी ने सुबह शाम दिन रात जब ज़रूरत पड़ी होगी उन्होंने हमारी मदद की और सरकार का सहयोग किया। कोचीन और लखनऊ की बराबर मेट्रो बनकर के खड़ी हो गई। ये दोनों फेज जो बने खड़े हैं ये समाजवादियों की देन है। अभी आगे का जो तय होना था ये सरकार फाइल पे दबाए बैठी है सरकार, और अभी तक तो बनारस में शुरू हो गई होती। याद कीजिए पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जब मैं कहता था कि लखनऊ में बना दी है, बनारस में भी बन जाएगी, आगरा में भी बन जाती, कानपुर में भी बन जाती। लोग ये कहते हैं जो लड़ाई है, कुछ लोग है ये गांव में और देहात में समझा देते हैं कि ये तो दिल्ली का पैसा है, ये उनका नहीं है मेट्रो, ये तो पैसा दिल्ली से आया था, ये तो और अच्छी बन जाती, ये तो खराब बनी है। देखिए उन बातों में कुछ नहीं रखा है। ये नौकरी और रोजगार बड़ा सवाल है। पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार होकर के बैठे हैं, नौकरियां नहीं हैं। ये जो आर्थिक मंदी या जो हमारी इकोनॉमी ढह गई है, ये जो सेक्टर एक के बाद एक नीचे जा रहा है, मैं जानना चाहता हूं, बताओ नोएडा में और लखनऊ में कितना कंस्ट्रक्शन हो रहा है? क्या वो मशीनें वैसी की वैसी नहीं खड़ी रह गई? क्या फ्लैट बिक रहे हैं? रियल एस्टेट की क्या हालत है बताओ? आप बताइए, ऑटोमोबाइल सेक्टर की तमाम खबरें आई हैं। देश की वित्त मंत्री को जवाब देना पड़ा, समझाना पड़ा कि हमारी इकोनॉमी में कोई स्लो डाउन नहीं है। क्या शोरूम्स नहीं बंद हो रहे? क्या गोरखपुर में 2 या 3 मॉल नहीं बंद हो गए? आज मॉल नहीं चल पा रहे हैं।
कोई सेक्टर नहीं है जो ग्रोथ कर रहा हो, सब जा रहे नीचे। तो कहाँ है नौकरियां, कहाँ है रोजगार? उत्तर प्रदेश में इसीलिए खजाने में पैसा नहीं है। डीजल और पेट्रोल की वैट दी हुई खत्म कर दी, इसलिए बहुत सारे सवाल हैं, पढ़ाई के हैं, लिखाई के हैं, नौजवानों के हैं। अभी कोई सवाल मत पूछिए। शपथ हुआ है, अभी जो चेंजेस हुए हैं उसको देख के क्या लगता है? डू यू थिंक कि इट विल ब्रिंग अ काइंड ऑफ चेंज इन यूपी पॉलिटिक्स? सवाल तो आधा हिंदी आधा ही अंग्रेजी में पूछा है, और क्योंकि कुछ विभाग बदले गए, कुछ मंत्री नहीं हट पाए हैं, हटने थे वो नहीं हट पाए। ये बात मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये सब जानते हैं कि जिनको हटाना चाहते थे, जिन्हें कभी कुर्सी नहीं मिली, जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर के लिए और जीरो टॉलरेंस जो बताया था सरकार ने करप्शन के लिए, सरकार ने खुद स्वीकार कर लिया है कि उनकी सरकार में बड़े पैमाने पर करप्शन था और है और रहेगा। ये समाजवादी पार्टी पे छोड़ दीजिए आप। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो इतनी देर तक आप लोगों ने इस कार्यक्रम में शामिल हुए और रहे। आप बहुत बहुत धन्यवाद।